भारत में हिंदुओं का पलायन पहले भी हुआ है और फिर से हो रहा है। पहले कश्मीर में होता था, अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और बांग्लादेश में तो जो हाल था ही सेम टू सेम बांग्लादेश से सटे बंगाल में भी वही हालात बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल के पुलिस अधिकारी राज्य के पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि वे ममता बनर्जी के कैडर हैं। उन्होंने कहा कि बिना राष्ट्रपति शासन के बंगाल में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जहां हिंदू 50% से कम है वहां ये लोग हिंदुओं को वोट डालने नहीं देंगे। इसलिए चुनाव आयोग बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करे। सब मिला जुलाकर राष्ट्रपति शासन पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक स्थितियाँ बनी हुई हैं। जैसी मीडिया रिपोर्ट्स में पिछले 2 से 3 दिनों में आ रही हैं, 3-4 दिनों से, ये शुक्रवार से ही घटनाक्रम आ रहा है जब से ममता बनर्जी ने ये कहा कि हम बंगाल में वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ है वो लागू नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सड़कें सुनसान हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट तक नहीं चल रहा है। सुरक्षा बल सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। बताया जा रहा है बीएसएफ की बटालियन भी वहां पहुंची है। मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाके मुख्य रूप से सूती, शमशेरगंज, लुधियाना और जंगीपुर में स्थिति जो है वहाँ पे बिगड़ी हुई थी और फिलहाल शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव बना हुआ है। हिंसाग्रस्त इलाकों में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत विशेष निषेधाज्ञा लागू है। पहले धारा 144 लागू होती थी, अभी 163 निषेधाज्ञा लागू हो रही है। आपको बता दें कि सूती, लुधियाना, शमशेरगंज और जंगीपुर इलाकों में भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, लेकिन जिले में कहीं से भी किसी नई घटना की खबर नहीं है। बता दें कि इस हिंसा में अब तक 3 लोग जो मरे हैं उनके लिए पूरा बंगाल और पूरा देश कहीं ना कहीं दुखी है। इस बीच पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने लगातार ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए सरकार को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2026 में मार्च अप्रैल के बीच में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लगता ही नहीं कि वहां बंगाल और हिंदुस्तान की सरकार है, ऐसा लगता है वहां रोहिंग्या की सरकार है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर लागू करने के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। अब हम बंगाल की स्थितियों को देखते हुए संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में ये समझने की कोशिश करेंगे कि देश का संविधान किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाने की इजाज़त देता है और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करता है। वैसे तो राज्यपाल करता है, लेकिन आइए इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अनुच्छेद 356 कब और कैसे किन परिस्थितियों में लागू किया जाता है, आइए बताते हैं आपको। कि जब देश का संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने ऐसी किसी स्थिति का अनुमान लगाया था जब राज्य में सीधे केंद्र को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत पड़ सकती थी, क्योंकि कभी भी राज्य के हालात खराब हो सकते हैं तो उसे पड़ोसी राज्य या केंद्र सरकार की मदद लेनी पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई प्रावधान किए गए। हालांकि संविधान निर्माता ये चाहते थे कि इस प्रावधान का उपयोग कम से कम किया जाए। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसे अनुच्छेद कभी भी लागू नहीं होंगे और वे एक मृत पत्र बनकर रह जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती भी है, आज 14 अप्रैल है, तो आज के दिन उनको हम नमन करते हैं। संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं उन्हें, और अनुच्छेद 32 को उन्होंने कहीं ना कहीं संविधान की आत्मा के रूप में बोला था। लेकिन आज़ाद भारत का अनुभव ऐसा नहीं रहा। देश में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए। भारतीय संविधान के भाग 18 में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा की रक्षा करते हैं। वे केंद्र सरकार को स्थिरता सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करने के लिए अस्थायी रूप से नियंत्रण संभालकर असाधारण संकटों से निपटने का अधिकार देते हैं। संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान है: राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। तीनों की अगर हम बात करें, जैसे राष्ट्रीय जो है अनुच्छेद 352 है, राज्य जो है अनुच्छेद 356 है, वित्तीय की बात करेंगे तो अनुच्छेद 360 है। अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जो राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल्स से संबंधित है। यह केंद्र सरकार को किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उस राज्य की सरकार को बर्खास्त करने और वहां केंद्र के
प्रत्यक्ष नियंत्रण में शासन स्थापित करने की शक्ति देता है। इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। तो जब भी आपसे प्रश्न बने कि राष्ट्रपति शासन का प्रावधान राज्य में कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 356 में किया गया है। इससे पहले भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की हुई है। इससे पहले पिछले साल जब कोलकाता में मेडिकल छात्रा के साथ मामला सामने आया था, तब बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान है कि संघ सरकार प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाएगी तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन सुनिश्चित करेगी। इसी के बाद संविधान में अनुच्छेद 365 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि राज्यों में शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। तब अगर ऐसा उसको विश्वास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य अब संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं चल रहा है, तो दूसरे शब्दों में ये बताएं कि इसका इस्तेमाल तब किया जाना चाहिए जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों से यह विश्वास हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं कार्य कर रही है। यानी कि राज्यपाल अगर बोल देगा तो कहीं ना कहीं स्थिति मजबूत में रहेगी, क्योंकि राज्यपाल ही तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, वो निगरानी रखता है। तो राज्य में ऐसी स्थिति हो गई है तो ये कार्य हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति आमतौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं। राज्य की स्थिति के बारे में संतुष्ट होने के बाद राष्ट्रपति एक घोषणा जारी करते हैं, जिसके तहत राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है। बता दें कि राष्ट्रपति शासन जो होता है शुरुआत में 6 महीने के लिए लागू होता है, जिसे संसद की मंजूरी से हर 6 महीने में बढ़ाया जा सकता है। इसे अधिकतम 3 साल तक लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्य प्रशासन संभालने का अधिकार देता है, जिससे कार्यकारी शक्तियों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है और संसद को विधायी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति मिल जाती है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य का प्रशासन केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल के माध्यम से चलता है। राज्यपाल से उम्मीद की जाती है कि वे गैर पक्षपात पूर्ण प्रशासकों की मदद से शासन चलाएंगे। इसके अलावा राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है और विधायी शक्तियाँ संसद को हस्तांतरित हो सकती हैं। अनुच्छेद 356 का उपयोग 1950 में संविधान लागू होने के बाद से कई बार किया गया है। अगर आंकड़ों के सहारे हम देखें तो अब तक 134 बार अनुच्छेद 356 का उपयोग किया गया है। अनुच्छेद 356 का पहली बार उपयोग पंजाब में किया गया, जब 1951 में वहाँ राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पाई और इस प्रावधान को लागू किया गया था। इस अनुच्छेद का सबसे ताज़ा इस्तेमाल 13 फरवरी 2025 को किया गया, जब राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की, जिसकी सूचना हमने आपको MPS हिंदी पर एक लेक्चर के माध्यम से दी थी। 1971 से 1990 के बीच भारत के अलग अलग राज्यों में 20 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1960 से 70 के दशक में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने अनुच्छेद 356 का व्यापक उपयोग किया, खासकर विपक्षी दलों की सरकारों को हटाने के लिए। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो 12 कांग्रेस शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया। इसे जवाबी कार्यवाही माना गया। 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी के बाद अनुच्छेद 356 के जरिए 9 विपक्षी सरकारों को हटाया गया। 1991 से 2010 के बीच इसका 27 बार इस्तेमाल किया गया। अयोध्या आंदोलन के दौरान केवल 1991 और 92 में इसका 9 बार इस्तेमाल किया गया। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 356 को 4 बार लागू किया गया। भारत में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का मामला कई बार सामने आया। इस मामले में 1994 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा SR बम्बई बनाम भारत संघ के मामले में दिया गया फैसला अहम है। 1989 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री SR बम्बई की जनता दल सरकार को केंद्र ने अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल ने दावा किया कि बम्बई सरकार ने विधानसभा में बहुमत खो दिया है। CM बम्बई ने इसे असंवैधानिक और केंद्र की राजनीतिक साजिश बताया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस मामले में 9 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस जजमेंट को अनुच्छेद 356 के मामले में नजीर माना जाता है।
SR मुंबई केस ने अनुच्छेद 356 को एक आपातकालीन प्रावधान तक सीमित कर दिया, जिसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में और न्यायिक निगरानी के साथ हो सकता है। इसने भारतीय लोकतंत्र और संघवाद को मजबूत किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 356 की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी कि पीड़ित पक्ष इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा था कि अगर घोषणा असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति शासन केवल तभी लागू हो सकता है जब ठोस सबूत हो कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है। सामान्य प्रशासनिक समस्याएं, भ्रष्टाचार या कानून व्यवस्था की विफलता राष्ट्रपति शासन का पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने फैसला दिया कि केंद्र को राष्ट्रपति शासन का कारण बताना होगा और यह संसद और अदालत की जांच के अधीन होगा। अदालत ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, इसे कमजोर करने वाली कार्रवाइयां अनुच्छेद 356 का आधार नहीं हो सकती। कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर घोषणा अवैध पाई जाती है तो भंग विधानसभा को बहाल किया जा सकता है। अदालत के फैसले का सार यह था कि अनुच्छेद 356 का उपयोग राज्यों की स्वायत्तता का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह अंतिम उपाय है कि न कि राजनीतिक हथियार। इस फैसले के बाद मुंबई सरकार को बहाल नहीं किया गया क्योंकि नई सरकार बन चुकी थी, लेकिन इस फैसले ने भविष्य के लिए मिसाल कायम की। 1994 के बाद इसका दुरुपयोग काफ़ी हद तक रुका क्योंकि केंद्र को अब ठोस सबूत पेश करने पड़ते हैं। इसलिए इसी फैसले का हवाला देते हुए 1997 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को राष्ट्रपति KR नारायण ने खारिज कर दिया था। 2005 में बिहार में विधानसभा भंग करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक भी मान लिया था। तो अगर हम बात करें मुर्शिदाबाद की, तो वहाँ के हालात बहुत ही गड़बड़ बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो हिंदू हैं वो बचने के लिए वहाँ से निकल रहे हैं और बहुत सारी बयानबाजी आ रही है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सारा मामला वक्फ बोर्ड बिल को लेकर है। ममता बनर्जी ने ये कहा कि हम राज्य में इसको लागू नहीं होने देंगे और इसलिए ये सारे घटनाक्रम बढ़े। अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो मुर्शिदाबाद जिला है वहाँ पे वक्त संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शन होते होते अचानक से वहाँ पे हिंसा होनी शुरू हो गई। हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जतों पर हाथ डाली गई। इस बीच 3 लोगों के मारे जाने की खबर भी निकली। हिंसा के बीच ही जान बचाकर करीब 500 से ज़्यादा हिंदू मालदा जैसे दूसरे इलाकों में शरण ले चुके हैं। बहुत से और लोग यहां से पलायन के मूड में हैं। शायद इसलिए कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में हुई घटना को दंगा कहना या लिखना सरासर गलत है, क्योंकि दंगा शब्द का अर्थ यह है कि जब 2 समुदायों के बीच नफरती हिंसा हो, पर यहाँ तो मामला ही एक तरफा दिख रहा है। साफ दिखता है कि ये वक्त बिल विरोधियों की प्रायोजित हिंसा है। जब प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में वक्त संशोधन अधिनियम को लागू नहीं करेगी, तो फिर हिंसक प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि जब लागू ही नहीं होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो प्रदर्शन और हिंसा करने की जरूरत क्या है? इसका मतलब ये पूरा प्री प्लान्ड है। हिंसा करने वालों को नैतिक समर्थन मिल गया और वे अपना काम करने के लिए सड़कों पर आ गए और उन्होंने निर्दोष स्थानीय हिंदू रहवासियों को निशाना बनाया। ममता सरकार ने टीचर्स भर्ती घोटाले से ध्यान को भटकाने के लिए ऐसा किया है, ऐसा आरोप वहाँ की विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। इस बात के अगर आप गहन विश्लेषण में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, कहीं जगह पर, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कहीं भी ऐसा दंगा नहीं हुआ, लेकिन केवल मुर्शिदाबाद में ये दंगा, या दंगा नहीं कहेंगे, फिर से हमने इसको कहा कि एक तरफा वार क्यों हुआ सिर्फ मुर्शिदाबाद में। देश भर में दंगों का इतिहास भरा पड़ा है। उत्तर प्रदेश के संभल में भी हाल ही में हुआ था। बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे सभी राज्यों में ऐसे कांड होते रहे। इन राज्यों में भी कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है। पश्चिमी यूपी और बिहार के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम समुदाय मजबूत भी हैं, पर फिर भी वे देश के अन्य राज्यों से वक्फ बिल के खिलाफ माहौल बनते नहीं देखा गया। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल आदि में थोड़ा बहुत विरोध हुआ, पर हिंसा की नौबत नहीं आई। विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए विरोध किए, लेकिन कहीं पे हिंसा नहीं हुई। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं बंगाल के बलवाइयों को ऐसा लग रहा था कि सरकार उनके साथ है। वैसे भी मुर्शिदाबाद के तीनों सांसद टीएमसी के हैं। जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही कि उत्तर प्रदेश के आगरा में करीब 50,000 से 60,000 राजपूत करणी सेना के विरोध प्रदर्शन एकत्र होते हैं। बताया जाता है कि लाखों की संख्या में लोग थे। हमने भी उस न्यूज़ को कवर किया था। उनके हाथों में हथियार लहरा रहे थे, पर हिंसा की एक भी खबर नहीं आई। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। अब उनका अगला
टारगेट दिल्ली है, दिल्ली में भी जाएंगे और आने वाला समय वक्त तय करेगा कि क्या दिल्ली में सब शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा कि नहीं। करड़ी सेना के जो मुखिया थे उनका मैं एक बाइट सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि वो पिछले 19 सालों से ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, लेकिन कभी उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज ऐसे बड़े आयोजन में नहीं हुए हैं। छिटपुट आयोजन में छोटी बात तो दूसरी होती है, लेकिन बड़ा आयोजन जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, ऐसी नौबत नहीं आई कि वहाँ पे प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़े। और उसका प्रमाण इन्होंने उस दिन दिखा भी दिया, क्योंकि आराम से पूरा कार्यक्रम हो गया और उनके हाथों में हथियार भी थे, फिर भी सब कुछ शांति से निपट गया। पर ऐसा पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। मुर्शिदाबाद में जुमे की नमाज करके पब्लिक सड़कों पर जुटी और हमला करना शुरू कर दिया। मतलब साफ है कि वेस्ट बंगाल सरकार चाहती थी, इसलिए दंगाइयों को रोका नहीं गया। यूपी सरकार नहीं चाहती थी कि दंगा भड़के, इसलिए 60,000 राजपूतों को कंट्रोल कर लिया गया। साथ ही साथ जिनके खिलाफ ये घटनाक्रम किए जा रहे थे करणी सेना के द्वारा, उनके घर के आसपास 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए थे। मीडिया रिपोर्ट में ऐसी बात आई थी, हमने उसको एक्सप्लेन भी किया था और इसी चैनल पर उपलब्ध, आप जाके सुन सकते हैं। इससे कोई दो राय नहीं हो सकती। वक्त बोर्ड पर ममता बनर्जी के बयान के चलते दंगाइयों का हौसला जो है अफजाई हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद इसका अर्थ यह निकाला गया कि आप बंगाल में कुछ भी करो, आपका कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं जानती हूं कि आप वक्त संशोधन कानून बनने से आहत हैं, भरोसा रखिए बंगाल में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे समाज को बांटा जा सके। आप एक संकेत दीजिए कि हम सभी को एक साथ मिलकर रहना है। मुर्शिदाबाद जिले में वक्त संशोधन कानून को लेकर हुई हिंसा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती इलाकों की स्थिति देखिए, यह वक्त विधेयक जो है अभी पारित नहीं होना चाहिए था। बंगाल में 33% अल्पसंख्यक हैं, मैं उनके साथ क्या करूं जब तक दीदी हैं आपकी संपत्ति सुरक्षित है, ऐसा इन्होंने कहा। जाहिर है कि इस तरह की बातें जब मुख्यमंत्री खुद कहेंगे तो दंगाइयों का मन बढ़ेगा। और कल्पना करिए कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अगर बंगाल के सीएम होते तो क्या बयान देते और पुलिस क्या कर रही होती। अब तक अगर यूपी की तर्ज पर बंगाल में भी दंगाइयों के नाम पोस्टरों में लिखे होते और उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई होती और पूरी मीडिया कवरेज होती। खैर, उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य राज्य हो, वहाँ का मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने और लगभग 26,000 स्कूली शिक्षकों की नौकरी जाने के मामले से ध्यान को भटका रही है, जानबूझकर हिंसा करवा रही है कि सारा मामला दब जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट में राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तत्काल तैनाती के आदेश भी आए हैं। यह आदेश पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की उस याचिका की सुनवाई के बाद आया जिसमें उन्होंने जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद 500 से अधिक हिंदू परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। जाहिर है कि हिंसा एक तरफा हुई होगी, तभी ऐसा संभव हुआ है। मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतरे और नेशनल हाईवे 34 ब्लॉक कर दिया। उसी समय मुर्शिदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भी नेशनल हाईवे पर हजारों की संख्या में लोग आ गए। शमशेरगंज में भीड़ ने सबसे पहले डाक बंगला मोड़ पर बवाल किया, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई। दंगाइयों ने एक आउटपोस्ट में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। सड़क किनारे दुकानों और दोपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाया और आगजनी की। भीड़ ने लुधियान स्टेशन के पास रेलवे गेट और रिले रूम में जमकर पथराव किया, आग लगाने की कोशिश की। रेलवे का स्टाफ किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा। वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो कह रहे थे कि विनाश का ऐसा ही मंजर सूती, शमशेरगंज, लुधियान में भी देखने को नहीं मिला था, क्योंकि भारी हथियारों से लैस केंद्रीय बलों ने पुलिस और त्वरित कार्रवाई बल RAF कर्मियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग और आसपास की गलियों में मार्च किया। सुरक्षा कर्मियों को स्थानीय लोगों से अपने घरों और संपत्तियों के सामने पत्थर, कंक्रीट के टुकड़ों और ईंटों को हटाने के लिए कहते देखा गया। शमशेरगंज के जाफराबाद में उपद्रवियों ने पिता पुत्र को घसीटकर बाहर निकाला और फिर उनकी हत्या कर दी। मालदा में हिंसा पीड़ितों ने बताया कि दंगाई भीड़ चुन चुनकर हिंदुओं की दुकानों, घरों पर हमले कर रही थी। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब पश्चिम बंगाल की पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को शांति स्थापित करने के लिए बुलाया गया। मुख्यमंत्री का फर्ज था, पर यह काम भी हाई कोर्ट के द्वारा किया जाना पड़ा, अन्यथा जान माल की और क्षति हुई। हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने दंगा प्रभावित मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। एक बार फिर ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस राज्य के लोगों की सुरक्षा में नाकाम रही है। ये ममता बनर्जी के लिए बेहद शर्मनाक होना चाहिए, लेकिन वह शायद ऐसा दिखावा करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अगले दंगे की योजना बनाने में लग जाएंगे। एक मुख्यमंत्री के रूप में यह बेहद शर्मनाक आचरण है। ममता बनर्जी को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और उन पर वैसे भी हिंदू विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं, भले ही वो
हिंदू में ब्राह्मण समुदाय से आती हों, पर उनका रुझान कहाँ रहता है, तो पूरी दुनिया देखती है। ऐसे आरोप इन पे लगातार लग रहे हैं और इन्हें हिंदू विरोधी छवि एक देने की बात की जा रही है। खैर, आपको थोड़ा लोकसभा में याद दिलाएं तो इन्होंने अपना चुनाव अलग लड़ा था। ये इंडिया गठबंधन की सदस्य थी, बाद में ये उससे हट जाती हैं। नीतीश कुमार भी उसके सदस्य थे, फिर उसके बाद वो भी हटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। तब मिला जुलाकर ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाया और अब बंगाल उनका है और बंगाल को बचाने की फिराक में है और बंगाल में फिर से चुनाव होने वाले हैं 2026 में। तो उस चुनाव को देखते हुए ऐसे दंगे उनके लिए सही साबित होंगे। दंगा होगा और मुसलमान उनको वोट करेगा। शायद इसी की राजनीति के चलते हिंदुओं की जान जा रही है। 500 से अधिक हिंदू पलायन कर रहे हैं। फिलहाल अगर ये नहीं रुकता है तो भविष्य में भारत को कुछ नया करना चाहिए सरकार को। और वैसे भी बांग्लादेश आजकल फड़फड़ा रहा है, तो त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये सब मिला उला के एक आध नया राज्य ही बना दें। उधर से ले लें थोड़ा सा बंगाल की प्रॉपर्टी ले के काम ख़त्म करें, एक नया राज्य बनाएं। काम उस पर भी एक मैं लेक्चर लूँगा कि कैसे एक नया राज्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं बड़े अपडेट के लिए। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।